सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं और इसका जो मॉडल था कि जिसने डीएनए के बारे में बताया था वो कौन सा मॉडल था और उस मॉडल के साइलेंट फीचर्स क्या हैं। साथ के साथ हम ये देखेंगे कि डीएनए जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है वो क्रोमोजोम के अंदर फिट कैसे होता है, यानी कि एक इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो एक छोटे से क्रोमोजोम के अंदर फिट कैसे है, यानी इसकी पैकेजिंग कैसे होती है। तो इस सब चीज़ों की डिटेल में हम इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि डीएनए क्या है, कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है। डीएनए वैसे एक होता है पेंटोस शुगर, मतलब हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि ये डीएनए वैसे तो होता है एक जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होने के साथ साथ ये क्या है, मोर स्टेबल देन आरएनए। दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है कि हम इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसमें से क्या होता है, जो पेंटोस शुगर होता है वहाँ पे जो थर्ड पोजीशन होता है वहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, यानी ये क्या है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है जेनेटिक मेटेरियल के साथ साथ क्या मोस्ट स्टेबल देन आरएनए। मोस्ट स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये म्यूटेट नहीं करता इतना, लेकिन जो आरएनए होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा म्यूटेशन करता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर क्या चेंजेज आने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। इसलिए क्या है डीएनए हमारे लिए क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। जो भी हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उसमें लगभग लगभग क्या डीएनए ही मिलता है। साथ में डीएनए क्या एक हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल का मतलब होता है कि ये व्हीकल की तरह काम करता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जीन्स को पास ऑन करता है, यानी कि जीन्स को पास ऑन करने का काम भी कौन करता है, कहाँ से, वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। अब हमारे अंदर जितने भी जीन्स हैं, हमारा जो भी कलर है, हमारा जो भी क्या कहते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन, लगभग लगभग क्या है हमारे पूर्वजों से है, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर है उससे मिलता जुलता है। वो किसकी वजह से है, वो है ड्यू टू द डीएनए की। डीएनए के अंदर धीरे 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 चेंजेज आते हैं और वही चेंजेस क्या होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है, यानी डीएनए कैसा काम करता है हेरिडिटरी मटेरियल की तरह। और ये डबल स्टैंडर्ड होता है। अगर आपने कभी डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा तो वो आपने देखा होगा कि उसको क्या बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। क्यों, क्योंकि वो क्या है दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। जैसे कि फोटो के अंदर क्या है, जैसे ये एक स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है, यानी कि डबल हेलिक्स बोलते हैं इसको। और ये क्या है डबल स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। अब डीएनए तो हो गया ये नॉर्मल सी बात जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पर इसके अब कंपोनेंट की बात करें कि डीएनए बनता किस चीज़ से है। तो डीएनए के पास क्या होता है, वैसे डीएनए को बोला जाता है डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है तो क्या है, ये अब तक क्या है स्टेबल नहीं है, तो इसको पहले क्या करना पड़ता है, स्टेबल करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या हिस्टोन प्रोटीन आते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर एक बार कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट इसके पास क्या होते हैं, थ्री, मतलब ऐसे ये बना होता है स्मॉलर यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, डीएनए किससे बने होते हैं, स्मॉल यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट आते हैं। पहला क्या होता है शुगर, फिर क्या होता है इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, और साथ के साथ इसके अंदर क्या होता है नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेस। तो इन तीन कंपोनेंट से मिलकर क्या बनता है न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो ये होता है फॉस्फेट ग्रुप, इसकी वजह से क्या होता है डीएनए नेगेटिव होता है। ठीक है, और नेगेटिव होने की वजह से इसका जो कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक हो जाता है। अब क्या है शुगर, अब शुगर कौन सी होगी इसके अंदर, हमने पहले बात करी है वो कौन सी है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये क्या है इसके अंदर शुगर मिलती है। अब ये दोनों जो क्या है शुगर और फॉस्फेट ये काम करते हैं बैकबोन का, यानी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसको, डीएनए को। अब नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं जो क्या करते हैं हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से बने होते हैं। जैसे कि ये अमीनो एसिड होते हैं वैसे तो, जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। तो ये क्या है नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। ठीक है, और जैसे स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है ये कैसा है डबल हेलिक्स, यानी डबल स्टैंडर्ड हो गया। और साथ के साथ क्या होते हैं ये इनके जो बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर जिनसे जुड़े होते हैं, जो सीढ़ी की तरह ये बने हुए हैं, ये क्या है इसके अंदर बेस पेयर्स हैं। तो ये बेस पेयर क्या होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक यानी कि जैसे कि इसके साथ हमेशा, जैसे एडेनिन है तो ये एक बेस पेयर बनाएगा हमेशा किसके साथ,
थाइमिन के साथ। वैसे क्या है, गुआनिन है वो हमेशा बेस पेयर किसके साथ बनाएगा, साइटोसिन। ये स्पेसिफिक है, यानी कि एडेनिन कभी भी क्या है गुआनिन के साथ नहीं बना सकता, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिक है, यानी कि एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, यानी ये हमेशा साथ में रहेंगे और ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। अब साथ में कैसे रहेंगे, बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये सब चीज़ें बताने का जो काम किया था वो किसने किया था, वो किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल आता है इसके बाद। तो मतलब पहले क्या था, डीएनए के बारे में पता नहीं था, उसके बाद क्या वॉटसन एंड क्रिक है वो आते हैं और उसने क्या किया था, एक मॉडल दिया था, उसको हम बोलते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। बट वो बेस किससे था, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फ्रैंकलिन और एक का नाम था मिल्किन। ये एक्स-रे डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उससे उन्होंने काफ़ी कुछ पता लगा लिया था। पर उनकी डेथ के बाद क्या हुआ था, वॉटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को फर्दर आगे क्या किया, रीएनोवेट किया और उसके बाद क्या किया, इसकी डिस्कवरी करी थी। यानी कि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। कब दिया था, 1953 के अंदर। और इसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ कब मिला था इनको मिला था 1962 के अंदर। इन्होंने किसके बारे में बात करी थी, इन्होंने बात करी थी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में। इसके लिए इन्होंने क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, अब उससे पहले इनका जो बेस था, बेस क्या था इनका, बेस था एक्स-रे डिफ्रैक्शन। एक्स-रे डिफ्रैक्शन जिस पे पहले कौन काम कर रहा था, दो साइंटिस्ट का नाम हम, एक हो गया फ्रैंकलिन और एक का नाम क्या था, मिल्किन। ये दो साइंटिस्ट थे जो क्या कर रहे थे, एक्स-रे डिफ्रैक्शन। उसके बाद क्या है, वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल आता है। अब देन क्या है, इसके फीचर्स क्या थे, तो सबसे पहला फीचर तो क्या है, इन्होंने डबल हेलिक्स के बारे में बताया था कि जब इन्होंने माइक्रोस्कोप या स्टडी करी तो उन्होंने क्या देखा कि जो डीएनए होता है वो क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि क्या है कि दो स्ट्रैंड होते हैं इसके पास। तो सबसे पहला फीचर तो यही था कि इन्होंने क्या बताया था, डबल हेलिक्स के बारे में बताया था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में भी किसने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने बताया था। तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोला डबल हेलिक्स के बारे में कि इसके अंदर क्या होंगे, टू लॉन्ग स्ट्रैंड, और साथ के साथ क्या है, ये किस फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं राइट हैंडेड फॉर्म के अंदर, राइट हैंडेड फॉर्म। और ये कैसे होते हैं, बिल्कुल स्पाइरल। जैसे अगर हम ये देखें कि ये कैसे किस शेप में है, ये बिल्कुल स्पाइरल। और कैसा लग रहा है, जैसे कोई सीढ़ी होती है वैसे लग रहा है, जैसे ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, यानी कि बिल्कुल एज लाइक स्पाइरल स्टेयरकेस। तो ये क्या था, पहला साइलेंट फीचर था किसका, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का। फिर उन्होंने क्या बताया था कि इसकी जो बैकबोन है, बैकबोन यानी इसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है। तो अगर सपोर्ट की बात करें तो इसको किससे मिलता है, यानी कि बैकबोन की बात है, बैकबोन स्ट्रक्चर। तो बैकबोन इसके लिए बेसिकली कौन काम करता है, शुगर एंड फॉस्फेट, जो हमने शुरू में बात की थी, शुगर और फॉस्फेट इसके लिए काम करते हैं एज ए बैकबोन के लिए। शुगर कौन सी होगी इसके अंदर, डीऑक्सीराइबोज, और फॉस्फेट जो आपस फॉस्फेट जो ग्रुप होता है वो आपस में किससे लिंक होता है, बाय द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। यानी कि जो फॉस्फर, यानी कि एक तो होगा नहीं, ये मतलब कि क्या है, बिल्कुल लिंक में सब बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे, तो उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप क्या बनेगा, और फॉस्फेट का जो लिंक बनेगा वो किससे बनेगा, फॉस्फेट आपस में किससे जुड़े होंगे, बाय द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। देन इन्होंने नाइट्रोजिनस बेस पेयरिंग के बारे में बात करी थी, नाइट्रोजिनस बेस पेयरिंग। तो इन्होंने इसके बारे में क्या बताया, नाइट्रोजन अभी हमने पहले भी बात करी है। तो इसके अंदर क्या होंगे, 4 बेस पेयर होंगे, और 4 बेस पेयर कौन कौन से होंगे, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। उसके बाद हमने क्या बोला था कि ये क्या क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक के साथ जो है वो हमेशा सेम ही आएगा, यानी कि ये और ये क्या है, हमेशा डबल बॉन्ड के साथ रहेंगे, और गुआनिन और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल बोलते हैं इसको। तो एडेनिन और थाइमिन हमेशा क्या आएगा, साथ में आएगा, ये आएंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसका, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी बॉन्डिंग है ये, हाइड्रोजन। और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये कौन सा आएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि जैसे एडेनिन और गुआनिन इनके बीच में कैसा बॉन्ड होएगा, हाइड्रोजन। ये फिर डबल बॉन्ड, फिर ये ट्रिपल, फिर डबल। तो ऐसे क्या है, ये डबल ट्रिपल का बॉन्ड चलता रहता है। और इसको क्या बोलते हैं, चार्ज ऑफ रूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल है, तो इसको क्या बोलते हैं, चार्ज ऑफ रूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक तो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, साथ के साथ क्या है, ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है पूरे स्ट्रक्चर को, ताकि ये आपस में जल्दी से टूटे ना। उसके बाद क्या था कि इन्होंने क्या बताया था
कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा आपस में क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी। जैसे कि यहाँ पे 5 है, दो एंड होते हैं, एक होता है 5 एंड, एक होता है 3 एंड। या और आगे क्या है, जो दूसरा स्टैंड होएगा वो हमेशा इसका अपोजिट आएगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ 3, और यहाँ 3 है तो नीचे 5। तो नीचे देखें 5 से 3, 3 से 5, यानी कि हमेशा क्या रहेगा, ये एंटी पैरेलल रहेगा। यानी कि फोर्थ बात इन्होंने क्या बताई थी, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड के बारे में बात करी थी इन्होंने। तो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड के अंदर क्या है कि जो एक स्ट्रैंड होएगा वो कैसा होएगा, जैसे डायग्राम दिख रहा है, एक होएगा 5 to, एक है 5 से 3, और एक होएगा 3 से 5। यानी कि एक होएगा 5 से 3 और अदर कौन सा होएगा 3 से 5। तो ये क्या हो गए, इसके दो एंड हो गए। अब ये एंड क्यों है ऐसे, क्योंकि डीएनए को क्या करना पड़ता है आगे, आरएनए बनाना है, प्रोटीन भी बनाना है, डी और क्या कहते हैं रेप्लिकेशन भी करना है। तो इसके लिए क्या है, ये एंटी पैरेललिटी जरूरी है। ये आगे जब हम डीएनए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। तो उसकी वजह से क्या होती है, रेप्लिकेशन, और साथ के साथ क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है डीएनए के अंदर तो क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है। इसलिए कि हमेशा दो एंड हमेशा एंटी पैरेलल लेंगे, 5 to 3 और 3 to 5 के बारे में बात होगी। उसके बाद क्या, हेलिकल टर्न। हेलिकल टर्न के यानी क्या है कि अब यहाँ पे जो हेलिकल टर्न हो रहा है, जैसे कि अगर हम ये पूरी स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर क्या है, जैसे ये एक पूरा पूरा टर्न हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो एक के अंदर 10, मतलब कि एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि पूरे पूरे एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होंगे, 10 पेयर होंगे, ठीक है। और जब ये 10 बेस पेयर आ जाएंगे तो उसको हम मानेंगे एक कंप्लीट हेलिकल टर्न। और जो टोटल हेलिकल टर्न होता है उसमें क्या है, 3.4 नैनोमीटर। जैसे कि ये देखो, ये एक टर्न है पूरा पूरा, तो ये कितना डिस्टेंस है इसका, 3.4 नैनोमीटर का एक टर्न होता है। अब ये जो दो बेस पेयर होते हैं इन दोनों के बीच में कितना रहेगा, यानी कि 10 आगे तो हर एक के बीच में कितना डिस्टेंस होएगा, 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है दो बेस पेयर के अंदर। यानी कि क्या बोला, अगर हम हेलिकल टर्न की बात करें, जैसे कि ये डीएनए है, ठीक है। तो एक ये क्या है, एक पूरा जो टर्न होएगा उसके अंदर कितने बेस पेयर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ये पूरा एक 10 बेस पेयर होंगे तब हम इसको क्या मानेंगे, एक टर्न मानेंगे। यानी कि ईच टर्न के अंदर कितना होंगे, ईच टर्न ऑफ हेलिक्स उसके अंदर होंगे 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर। अब ये जो अंदर हमने बनाए ये सारे क्या, ये है नाइट्रोजिनस बेस, जैसे कि एडेनिन थाइमिन के साथ, फिर गुआनिन साइटोसिनिन के साथ, ऐसे ही एडेनिन गुआनिन, ये क्या है ऐसे चलता रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री रूल आ जाएगा यहाँ पे ATGC। तो ये सारे क्या आपस में ऐसे जुड़े होंगे। अब ये जो पूरा पूरा यहाँ से टर्न आया है जैसे 10 बेस पेयर के बीच में, ये टोटल कितना होता है, ये होता है 3.4 नैनोमीटर के बीच का, ठीक है। तो ये तो हो गया एक हेलिकल, यानी कि 1 हेलिकल टर्न कितना टर्न हो गया, 1 हेलिकल टर्न इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। ये तो होगी इसकी बात। अब ये जो हर दो बेस पेयर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, यानी कि इन दो हर दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है वो होएगा, जैसे 10 है तो अगर हम 3.4 डिवाइड बाई 10 करें तो कितना आएगा, 0.34 नैनोमीटर आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होएगा, 2 नैनोमीटर डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। तो ये अप्रोक्स कितना हो जाता है, 0.34 नैनोमीटर। तो ये हो गया हेलिकल टर्न के बारे में बात। अब क्या है, जब ये टर्न ले रहे हैं, जैसे कि ये क्या है, ये एक टर्न लिया है यहाँ पे, तो ये क्या होता है माइनर ग्रूव, फिर क्या एक बड़ा ग्रूव आ जाएगा, फिर एक छोटा ग्रूव है। तो ऐसे क्या है, मेजर और माइनर ग्रूव होते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे जो मेन बात है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, डायमीटर होता है इसका, ये होती है 2 नैनोमीटर के बारे में। तो ये भी हेलिकल, मतलब कि ये भी बहुत सेंट करेक्ट होता है। तो यानी कि डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर। और क्या बन रहा है इसके अंदर, मेजर और माइनर ग्रूव। ये क्यों बनते हैं, ड्यू टू द ट्विस्टेड या फिर हेलिकल की वजह से, यानी कि ट्विस्टिंग की वजह से, ड्यू टू ट्विस्टिंग। और क्या है, ये किस लिए होते हैं, ताकि यहाँ पे एंजाइम की बाइंडिंग हो सके और क्या बन सके, प्रोटीन बन सके यहाँ पे। इसलिए क्या है, मेजर और माइनर ग्रूव्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें मेजर और माइनर ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या डायमीटर हो गया, बस ये क्या था, इतनी चीज़ें क्या थी उसने बताई थी। यानी कि जो इनसाइड होता है, अगर हम बात करें तो इनसाइड क्या होएगा, नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि ये क्या बनाएंगे इसका
मतलब कि अंदर इनसाइड प्रेजेंट होएगा, और साथ में जो इसकी बैकबोन होती है वो किसकी होती है, शुगर प्लस फॉस्फेट की। तो ये क्या था, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में। अब क्या है, डीएनए का साइज़ जो है वो क्या है, काफ़ी बड़ा है, और न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। तो मेन जो क्वेश्चन आता है कि इसकी पैकेजिंग कैसे होती है, तो यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए फिट कैसे होता है। क्योंकि हमने क्या देखा है कि जो वैसे क्या है, अगर हम न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में बात करें, न्यूक्लियस का साइज़ अप्रोक्स कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा क्या होता है, इसका साइज होता है। पर जो डीएनए का साइज होता है, ह्यूमन डीएनए या कोई भी, तो डीएनए का साइज कितना होता है, ह्यूमन डीएनए का साइज हो गया 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। तो अब क्या करना है कि जो न्यूक्लियस और डीएनए साइज के अंदर क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो अब डीएनए को क्या करना पड़ेगा, डीएनए को हमें फिट करना पड़ेगा, किसके अंदर, डीएनए फिट करना पड़ेगा न्यूक्लियस के अंदर। अब इसके लिए क्या होएगी, इसके लिए होती है कोइलिंग, यानी कि जो डीएनए पूरा क्या कर जाएगा, डीएनए कर जाएगा सुपर कोइल, सुपर कोइल करके क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर फिट होएगा, यानी कि डीएनए किस फॉर्म में आ जाएगा, क्रोमोसोम के अंदर फिट हो जाएगा, और वो फिर जाके क्या है, न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल होता है। तो क्या डीएनए हैज टू बी पैक्ड इन सच ए वे दैट इट कैन बी एबल टू फिट इटसेल्फ इन द न्यूक्लियस, यानी कि डीएनए फिट होने पड़ेगा इस तरीके से ताकि वो क्या हो सके, न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सके। अब अगर हम डायमीटर की बात, जो पिछले इसका साइज तो ये हो गया, और डायमीटर कितना होता है डीएनए का, 2 नैनोमीटर। तो यानी कि ये तो डीएनए की बात होगी और ये न्यूक्लियस की बात होगी। हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको फिट करना है। और हमने शुरू में क्या बात करी थी कि जो डीएनए होता है, डीएनए कैसे होता है, डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अगर इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये स्टेबल नहीं है। अभी नेगेटिव चार्ज ये जो स्टेबल नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेबल करना पड़ेगा। तो इसके स्टेबल करने के लिए इसके साथ क्या लग जाते हैं आके, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आर्जिनिन और लाइसिन। तो हिस्टोन प्रोटीन ये पॉजिटिव क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन प्लस में लाइसिन अमीनो एसिड। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या है कि ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, यानी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये कैसे हो चुका है, अब ये न्यूट्रल हो चुका है, यानी कि ये इसके चार्ज क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। अब क्या है, ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले क्या है, इसके साथ आगे क्या लगता है, स्टोन लगता है। स्टोन कैसा होता है, पॉजिटिव, और जो डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और डीएनए के बारे में पता है कि इसके अंदर क्या शुगर फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजिनस बेस होता है, ठीक है। अब स्टोन की बात करें तो स्टोन होता क्या है बेसिकली, कि स्टोन के पास, स्टोन हमने पहले बात तो ये कर ली कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। साथ में क्या है, स्टोन के टाइप होते हैं, स्टोन होते हैं 5 टाइप के, जो किस में काम आते हैं, कोयलिंग के अंदर काम आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, H1, या इसको हम बोल सकते हैं H5। सेकंड कौन सा होता है, H2। अब H2 एक 2 फॉर्म है, एक है H2A और एक है H2B। फिर क्या आ जाता है H3 एंड देन आ जाता है H4। तो ये क्या होता है, स्टोन के टाइप होते हैं। अब ये स्टोन कैसे होते हैं सब, ये जो इसको वैसे हम बोलते हैं लिंकर डीएनए, यानी कि इसका जो पैकेजिंग के अंदर वैसे कोई काम नहीं होता, बट ये क्या करता है, लिंक करने का काम करता है। हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब समझ आएगा। तो मतलब कि जो आगे जाके जो कोइलिंग होती है उसमें मेनली कौन यूज होता है, ये 4 स्टोन यूज होते हैं। तो जैसे कि ये क्या बना रहे हैं, हम स्टोन बना रहे हैं। स्टोन की वजह से क्या है, जैसे कि अब स्ट्रक्चर कितने हो गए इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, 2 4 2 6 2 8, यानी कि ये कितने, हर चीज़ कितने बार रिपीट होएगी, 2 बार रिपीट होगी। और ये कैसा है, ऑक्टामर स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि स्ट्रक्चर कैसा है, ये है ऑक्टामर, क्योंकि ये टोटल स्ट्रक्चर है 8। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टोन आएंगे, जैसे कि H2A आ गया, H2B आ गया, और कौन कौन से हैं, H3 आ गया और H4 आ गया। तो ये क्या हो गया, एक बड़ा सर्कल बन जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो क्या है, एक बड़ा सारा क्या है, ऑक्टामर हो गया, ठीक है। तो ऑक्टामर के स्ट्रक्चर में आ जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, कोर स्टोन।
ये क्या है, ऑक्टामर या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, कोर स्टोन। यानी छोटे छोटे स्टोन मिलके क्या बना लेते हैं, एक बड़ा स्टोन बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कोर स्टोन। और एक कैसी स्ट्रक्चर हो जाती है, एक बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, कोर स्टोन। ठीक है, अब ये जो स्टोन है इसको हम बोलेंगे कोर, यानी कि छोटे छोटे हैं पर इसके अंदर क्या है, नो H1 और H5। तो अब ये H1 और H5 का काम क्या है कि अब जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, जैसे हमने ये हमने क्या ले लिया, कोर स्टोन ले लिया। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर आगे क्या लगेगा, अब डीएनए इसके ऊपर आगे लगना स्टार्ट होता है। डीएनए इसके अंदर आगे कोइलिंग करता है, जैसे कि ये आया डीएनए। ठीक है, अब डीएनए कैसे होता है, डबल हेलिक्स होता है। तो इसके आगे आगे ये क्या करने लग जाता है, रैप कर लेता है किसके आगे, कोर स्टोन के साथ। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को हम इसको पूरे को बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। तो न्यूक्लियोजोम कब बनता है, जब डीएनए क्या कर लेता है, डीएनए और हिस्टोन आपस में आके क्या कर लेते हैं, आपस में रैप हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोजोम कब बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, जैसे कि हमने जब माला, जब कोई भी हमने भगवान की माला वगैरह देखी होगी तो उसके अंदर क्या होता है, एक धागा होता है, धागा के अंदर क्या होता है, बीड्स होते हैं बड़े बड़े। तो ऐसा अगर इसको भी हम अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये कैसा लगेगा कि कोई माला है जिसके अंदर क्या है, बड़े बड़े बीड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये क्या है, ऑन द, कि किस में, जब हम इसको किस में देखें, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो। ठीक है, अब क्या है कि H1 कहाँ आएगा, तो अब ये जो न्यूक्लियोजोम है, जैसे ये तो इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है वो कौन काम करता है, H1, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। ये यहाँ प्रेजेंट है, फिर क्या है, यहाँ प्रेजेंट होएगा, फिर कहाँ प्रेजेंट होएगा, यहाँ प्रेजेंट होएगा। तो H1 क्या है, लिंकिंग का काम करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, H1 या लिंकर डीएनए बोल सकते हैं। ठीक है, तो H1 क्या कर रहा है, तो H1 के बारे में अगर क्या है, ये एक तो पार्ट नहीं है किसका, नॉट पार्ट ऑफ स्टोन। सेकेंडली क्या है, बाइंड टू न्यूक्लियोजोम। अब दो को अगर जो चीज़ बाइंड करती है, जो लिंक कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। और इसके साथ साथ क्या है, ये मेन काम क्या करता है, स्टेबलाइज कर रहा है किसको, डीएनए को, क्योंकि अगर ये जुड़ेंगे नहीं तो क्या नहीं होंगे, ये स्टेबलाइज नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोजोम बनी है ये क्या है, कोइलिंग करने स्टार्ट करती है। यानी कि अब जो न्यूक्लियोजोम है, पहले क्या किया, स्टोन बन गया, अब क्या है, न्यूक्लियोजोम बन चुका है। न्यूक्लियोजोम का जो साइज होता है, न्यूक्लियोजोम का साइज होता है 10 नैनोमीटर के आसपास। अब क्या करता है, ये करना स्टार्ट करता है और कंडेंस होता है। कंडेंस यानी कि जैसे कि कोई कपड़ा होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, फोल्ड करते जाते हैं, तो वो क्या होता है, उसकी थिकनिंग बढ़ती जाती है लेकिन लेंथ क्या होती जाती है, कम हो जाती है। तो वैसे क्या करता है, जो डीएनए और जो ये न्यूक्लियोजोम पूरी स्ट्रक्चर बनी आपस में क्या कंडेंस होते जाएंगे। जैसे कि अगर ये कोई एक स्ट्रक्चर है तो इसको हम करते जाएंगे तो कोयल होता जाएगा, जैसे ऐसे, फिर और कोयल देंगे तो और थिक हो जाएगा, और थिक हो जाएगा, जगह कम लेता जाएगा पर क्या हो जाएगा, साइज में मोटा हो जाएगा, यानी थिकनिंग बढ़ जाती है, यानी कंडेंस हो जाएगा न्यूक्लियोजोम। और ये क्या बना लेगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको हम बोलते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा, 30 नैनोमीटर के अंदर हो जाएगा। फिर अब ये जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, ये कोइलिंग में होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आए हैं, जैसे ये आगे स्टोन। ठीक है, तो ये क्या है, सोलेनोइड हो गया। सोलेनोइड फिर से क्या करेगा, कोइलिंग करेगा, यानी कंडेंस होएगा। तो ये कंडेंस होकर क्या बना लेगा, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर बना लेगा। अब ये और कंडेंस हो जाएगा तो इसका साइज़ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 200 नैनोमीटर के पास। अब क्या होगा, जो क्रोमेटिन फाइबर है वो क्या करेगा, फिर कंडेंस होएगा, और कंडेंस होकर बना लेगा क्रोमेटिड। क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, इसका जो कोइलिंग होने के बाद इसका साइज़ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी थिकनिंग बढ़ती जाएगी, तो ये क्या होगा, 700 नैनोमीटर। तो क्रोमेटिड्स कैसे होते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर ऐसे हो गए, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, ये हो जाएगा क्रोमेटिड्स, ऐसे इसके अंदर क्या हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी, और ये क्या 700 नैनो। अब ये और कंडेंस होएगा, कंडेंस होकर ये क्या कर लेगा, कंडेंस हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोजोम के अंदर। यानी कि एक छोटा सा डीएनए
धीरे 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 कंडेंस होता होता इसका साइज कितना हो गया 1400 नैनोमीटर। और ये अब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। और क्रोमोजोम होता क्या है, क्रोमोजोम किससे बनाते हैं, 2 क्रोमेटिड से, 2 क्रोमेटिड्स। तो यानी क्रोमोजोम कैसा दिखेगा, जैसे ये क्रोमेटिड्स है और इसके साथ अगर मैं एक और क्रोमेटिड लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये, तो ये भी क्या हो गया, एक पूरा का पूरा क्रोमोजोम। और इसके बीच में ये जो आपस में जुड़ते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बोलते हैं। यानी कि एक ये हो गया क्रोमेटिड और एक ये हो गया क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमोजोम क्या होते हैं, क्रोमोजोम हमें कौन से स्ट्रक्चर में दिखते हैं, क्रोमोजोम हमें क्या करते हैं, मेटाफेज के अंदर देखते हैं। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है पूरी पूरी हमें किस में दिखती है, अगर सेल साइकिल डिवीजन, सेल डिवीजन में हम कौन से स्टेज पर दिखता है क्रोमोजोम, ऑन द सीन इन मेटाफेज। कौन सा, क्रोमोजोम। ठीक है, और जो क्रोमोजोम है इसके अंदर क्या क्या होएगा, इसके अंदर अब क्या आ गया, क्रोमोजोम के अंदर बेसिकली है, क्रोमोजोम के अंदर क्या क्या आ गया, एक आ गया हिस्टोन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर हुआ है क्रोमोटिड से क्रोमोजोम बनने के लिए, ये क्या है, और सुपर कोइलिंग चाहिए। तो इसके लिए क्या है, सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन से काम नहीं चलता, इट रिक्वायर स्पेशल प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन तो चाहिए चाहिए, इसके साथ क्या है, इसको कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, जो कि क्या बेसिकली कुछ एंजाइम्स होते हैं, क्या है, कुछ रेगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो इसको क्या कराएगा, आगे कंडेंस करवाएगा। अगर नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं बन रहे तो ये क्या है, क्रोमेटिड्स क्रोमोजोम के अंदर अगर ये नहीं बन रहे, इफ़ नॉट प्रेजेंट, तो क्या होएगा, ये इसके अंदर नहीं बनेगा। बट अगर ये है तो क्या है, क्रोमोजोम के अंदर क्या होएगा, क्या हो जाएगा, वो कंडेंस हो गए, क्रोमेटिड्स क्रोमोजोम के अंदर आ जाएगा। यानी कि इसके अंदर क्या क्या स्टोन है, साथ के साथ इसके अंदर होंगे नॉन स्टोन, और नॉन स्टोन के साथ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा डीएनए। तो ये क्या है, क्रोमोजोम के अंदर बेसिकली ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब स्टोन और नॉन स्टोन के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, जैसे कि स्टोन और नॉन स्टोन के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। अब स्टोन की हमने बात क्या करी, स्टोन किस काम में आ रहा था, ये क्या काम बना रहा था, ये बना था न्यूक्लियोसोम, यानी किस में काम आ रहा था, डीएनए की पैकेजिंग के अंदर। बट लास्ट में हमने क्या देखा है कि जो नॉन स्टोन है वो किसके काम आ रहे हैं, या तो रेगुलेशन के काम आएगा, यानी इसके अंदर रेगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, या ये क्या करवाएगा, रिपेयर कराए, कोई भी जैसे डीएनए बन रहा है, क्या पता उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए हों, उसके अंदर कोई क्या कहते हैं, कोई कट कहीं से कट गया हो, उसकी लेंथ छोटी होगी बड़ी होगी हो, तो उसका जो रेगुलेशन रिपेयर का काम कौन करता है, नॉन स्टोन प्रोटीन। और क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करवाने भी नॉन स्टोन प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 5 टाइप के, ये हमने पढ़ा है, जैसे H1, H2, H3, H4। H2 के दो, H2 के क्या थे, 2 टाइप थे, तो H2 क्या थे, 2 टाइप थे, जैसे H2A और एक था H2B। ठीक है, तो ये हो गया किसका टाइप हो गया, H2B। इसके क्या होते हैं, ये होते हैं 100 ऑफ टाइप्स। ऊपर 100 ऑफ टाइप्स क्या होते हैं, ये होते हैं एंजाइम्स, और क्या हो सकते हैं, कुछ सर्टेन फैक्टर्स। अब ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलते हैं कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, बट ये कहाँ मिलते हैं, थ्रू आउट द क्या होते हैं, ये स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए होते हैं, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये कैसे होता है, ये होता है स्टोन बेसिक, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लाइसिन और आर्जिनिन। पर ये कैसे होता है, एसिडिक भी हो सकता है, साथ के साथ क्या हो सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसी सर्कमस्टेंसेज हैं। ठीक है, तो ये क्या स्टोन और नॉन स्टोन के बीच में डिफरेंस है। और हमने यहाँ पे एक बात करी थी कि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, क्रोमेटिड फाइबर्स। ठीक है, तो क्रोमेटिड फाइबर जब बनते हैं, यानी क्रोमेटीन्स बनते हैं, तो क्रोमेटीन्स के अंदर क्या 2 स्ट्रक्चर बनती है, जैसे धागे लाइक स्ट्रक्चर, यानी कोइलिंग होएगी तो 2 स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एक धागे लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो क्या होता है, कई जगह कोइलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और कई जगह क्या है, बिल्कुल क्या होता है, लाइट कोइलिंग रहती है। जैसे ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोइलिंग बहुत ज़्यादा है, फिर क्या है, कोइलिंग नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा कोइलिंग है, फिर क्या है, कोइलिंग नहीं है। तो जहाँ पे ज़्यादा डार्क है उसको हम क्या बोलते हैं, 2 स्ट्रक्चर होगी, एक जो बिल्कुल लाइट है इसको हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन, और जहाँ पे डार्क है उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरो क्रोमेटिन।
और इन दोनों बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर? तो जो यू क्रोमेटिन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू क्रोमेटिन। अब इसको याद कैसे करें? अब याद करने का है कि जैसे मान लो कि ये जो एक एरिया है, तो यहाँ पे क्या भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, जगह ही नहीं है, यहाँ पे भी जगह नहीं है, यहाँ पे भी जगह नहीं है, यानी आप कहाँ काम करना पसंद करो? जहाँ पे ओपन स्पेस हो। तो नॉर्मल सी बात है, जीन भी कहाँ काम करेंगे? जहाँ पे क्या हो, ओपन स्पेस हो। तो यानी कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होएगा, ये जीन्स के लिए एक्टिव होएगा। तो जीन्स के लिए अगर ये एक्टिव है तो ये क्या करेगा, इस जीन को क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है। पर ये क्या है, इसको बोलते हैं फॉल्स क्रोमेटिन। अब यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या है, जीन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे होते और ये इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अभी देखें तो ये कैसे है, डार्क स्टेन होता है। माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये कैसे होता है, लाइट स्टेन। और अप्रोक्स ये कितना होता है, 70% ऑफ टोटल क्रोमेटिन का 70% होता है। ये जो धागे लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसका 70% होता है, और ये कितना होता है, 30% ऑफ टोटल क्रोमेटिन। यानी कि हमारे पास जो जीन का एक्टिव परसेंटेज है वो काफ़ी क्या है, कम होता है, ठीक है। तो ये क्या था, हेट्रो और यू क्रोमेटिन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी। अगर हम समराइज करेंगे तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स होएगा। ये वॉट्स एंड क्रिक मॉडल से हमने देखा कि डबल हेलिक्स होता है, उसके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस स्ट्रैंड होते हैं। फिर ये क्या होता है, अपना साइज को क्या करता जाता है, मोटाई बढ़ाता जाता है। तो ये क्या करता जाएगा, जाते जाते स्टोन के साथ ये स्टोन आ गए। अब स्टोन के साथ ये क्या कर लेगा, वाइंड अप करता करता एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोजोम। बहुत सारे बनेंगे ऐसे, न्यूक्लियोजोम बनता बनता क्या बनाएगा, सोलेनोइड बना लेगा। ये क्या और कोयलिंग होगी, यानी इसकी मोटाई बढ़ती जा रही है। सोलेनोइड, ये देखो ये मोटाई बढ़ गई इसकी। और सुपर कोयल होता होता क्या है, क्रोमेटिन फाइबर, फिर क्रोमेटिड्स। और क्रोमेटिड्स कैसे होते हैं बिल्कुल, और लास्ट में जाके क्या स्ट्रक्चर बना देता है, क्रोमोजोम। तो हमने क्या देखा सबसे पहले, कि हमने पहले देखा डीएनए। डीएनए का साइज कितना था, 2 नैनोमीटर। अब क्या होता गया, इसके अंदर सुपर कोइलिंग हुई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया न्यूक्लियोजोम के अंदर। और न्यूक्लियोजोम क्या था, न्यूक्लियोजोम के अंदर आ गए हिस्टोन प्लस में डीएनए। और इसका साइज़ कितना हो गया, अब न्यूक्लियोजोम के साथ इसका साइज़ हो गया 10 नैनोमीटर। अब इसके बाद ये क्या करेगा, फिर कोइलिंग करेगा। कोइलिंग करते करते किस में बन जाएगा, सोलेनोइड। यानी कि डीएनएस, ये मेन चीज़ क्या है, डीएनएस, डू नॉट स्प्रेड करके याद कर लेना। जैसे तो डू क्या हो गया, डीएनएस बन गया। डीएनएस के बाद क्या है, इसके बाद फाइबर बनता है हमेशा। फाइबर यानी कि छोटे छोटे मतलब धागे, फिर बड़ा धागा, और फिर बहुत ज़्यादा धागा। यानी कि छोटे धागे को हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन फाइबर। छोटा धागा फाइबर में आ गया, फिर इससे बड़ा धागा बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्रोमेटिड। और उससे बड़ा धागा कौन सा है, क्रोमोजोम। यानी कि DNCCC, ठीक है, क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम कितना है, 1400 नैनोमीटर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 नैनोमीटर। 700 से क्या कर देंगे आप, 200 नैनोमीटर। और ये कितना हो जाएगा, 30 नैनोमीटर। तो ये क्या था, समराइज फॉर्म कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ये था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल क्या होता है, और साथ के साथ ये डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।